लाइफ में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एमनेस्टी बे का एक लाइट हाउस, जहाँ पर एक लाइट हाउस कीपर भी होता है। मगर एक रात काफी तेज तूफान आने की वजह से वहां पर उसकी खिड़कियां काफी जोर जोर से हिल रही थी। उस लाइट हाउस कीपर का नाम होता है टॉम कैरी, और जब वो नीचे आकर चेक करता है तो उसे चट्टानों पर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे अपने घर ले आता है, मगर जब उस लड़की को होश आता है तो वो उसी के ऊपर पलटवार कर देती है। वो उसे समझाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मगर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के पेट पर एक बहुत ही बड़ा घाव होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वहीं पर गिर जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो जो आदमी जो उसे इस घर में लेकर आया उसने उसकी मलहम पट्टी की। उसे बड़ी भूख लग रही होती है तो वो पास ही पड़े फिश टैंक में से एक फिश निकालकर खाने लगती है, मगर तभी वहां पर टॉम आ जाता है और वो कहता है कि ये खाने की चीज नहीं, ये लो, ये चाय, इसे पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। टॉम बताता है कि वो एक लाइट हाउस कीपर है जो कि यहाँ पर काफी समय से जॉब कर रहा है। तब वहां पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम है अटलाना, मैं क्वीन ऑफ एटलांटिस हूँ। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, इसीलिए मैं भागकर उनसे अपने आप का बचाव कर रही थी। और देखते ही देखते दोनों की दूरियां करीबियों में बदल जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और तभी उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम वो रखते हैं आर्थर कैरी। उनकी लाइफ काफी खुशहाली में बीत रही थी, ना कोई दुख ना कोई दर्द। एटलाना अपने बेटे आर्थर को एटलांटिस की कहानियां भी सुनाया करती थी, मगर एक दिन वहां पर कुछ गुंडे आकर उनके घर पर हमला कर देते हैं। मगर एटलाना भी कुछ कम नहीं थी, वो अपने भाले की मदद से उन सभी का सामना करती है और एक एक को वहां से पछाड़कर हरा देती है। और उसके बाद में तीनों वापस से यूनाइट होते हैं, तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब एटलाना बताती है आज ये सिर्फ 4 थे, मगर फ्यूचर में पूरी फौज भी आ सकती है, इसलिए मेरा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। मुझे अपने देश यानी कि एटलांटिस वापस जाना ही पड़ेगा, मगर मैं एक दिन जरूर आऊंगी जब सुबह का सूरज निकलेगा। टॉम को हालांकि इस बात से काफी दुख होता है, मगर वो उसकी बात से एग्री करता है और फाइनली उसे जाने की इजाजत दे देता है और वहीं से एटलाना अपने देश एटलांटिस पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोककर कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स बताना चाहता हूँ ताकि इस वीडियो में यूज किए गए वर्ड्स को आप इस स्टोरी के साथ में काफी ज्यादा रिलेट कर पाए, जो कि है एटलन, एटलाना, एटलांटिक, एटलांटिस और एटलांटियंस। अब इनको काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड करके अगर मैं आपको समझाऊं तो एटलन जो कि है इस कहानी के किंग ऑफ एटलन, दूसरा है प्रिंसेस एटलाना जिसे कि क्वीन ऑफ एटलाना भी कहा जाता है, एटलांटिक ओशन जो कि हमारे महासमुद्रों में से एक समुद्र है, एटलांटिस जो कि किंगडम ऑफ एटलांटिस है जहां से एटलाना आई है, और लास्ट में आता है एटलांटियंस यानी कि वो लोग जो एटलांटिस में रहते हैं। और इसी के साथ में समय बढ़ता जाता है और आर्थर पूरे 5 साल का हो जाता है। एक बार वो अपनी स्कूल ट्रिप के साथ में एक्वेरियम को देखने जाता है और तभी वहां पर कुछ बच्चे उसे बुली करने लगते हैं। बच्चों को वहां पर शैतानी करता देख वहां पर एक शार्क मछली आ जाती है और वो जोर जोर से अपने एक्वेरियम के कांच को धक्का मारती है। एक बार तो उस कांच में क्रैक भी आ जाती है और सभी लोग वहां से डर कर भागने लगते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर इस कहानी का एक बहुत ही शानदार लेजेंडरी सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर आर्थर अपने एक ही हाथ से उस पूरी इतनी बड़ी शार्क मछली को कंट्रोल कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उस मछली ने उसकी बात मान ली हो और ये देखकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, इसके अंदर काफी असीम ताकतें हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें दिखाई जाती है एक रशियन सबमरीन और तभी उसमें कुछ पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे घुस जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को अपनी गोलियों का शिकार बना लेते हैं। और वहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की यानी कि एक्वामैन की, और वो एक एक करके सभी को मारता जाता है। उस पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता और साथ ही उसमें इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है कि वो किसी को भी अपने एक हाथ से उठाकर फेंक सकता था। एक्वामैन उन सभी पायरेट्स को मारता मारता सबमरीन के उस कक्ष में जा पहुंचता है जहां पर बाकी सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे होते हैं और वो अपनी ताकत से वहां का दरवाजा खोल देता है और उन सभी की जान बचा लेता है और उन सभी को वहां से बाहर निकाल देता है। मगर वहां मौजूद पायरेट गिरोह का सरदार जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी वो उस पर हमला करने लगता है, तो इसी बात से एक्वामैन को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो भी उस पर जवाबी हमला करता है। उसी बीच में उस सरदार का बेटा जिसका नाम होता है डेविड, वो भी अपने पिता का साथ निभाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, मगर एक्वामैन का सामना नहीं कर पाता। उनकी इस घमासान लड़ाई के बीच में एक बहुत ही बड़ी मिसाइल उसके पिता के पैरों पर गिर जाती है और वहां पर ब्लास्ट होने की वजह से उस सबमरीन में पानी आने लगता है। तब वहां पर डेविड एक्वामैन यानी कि आर्थर कैरी को अपने पिता की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन तब वहां पर आर्थर कैरी कहता है कि तुमने आज तक लोगों का नुकसान ही किया है और अब वक्त है जब ये समुद्र तुम्हारा नुकसान करेगा, और वो बिना उसके पिता की जान बचाए वहां से निकल जाता है। वहां पर डेविड अपने पिता की जान बचाने के लिए
काफी कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मगर वो उस मिसाइल को टच से मस नहीं कर पाता। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसके पिता उसे अपना एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और साथ ही तुम अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। मगर डेविड वहां से नहीं जाना चाहता था, वो अपने पिता की जान बचाए बिना वहां से नहीं निकलना चाहता था। तो फाइनली उसके पिता वहां पर एक बॉम्ब निकालते हैं और उसकी चाबी निकालकर फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो इस पूरे के पूरे सबमरीन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा। और फाइनली डेविड को वहां से निकलना ही पड़ता है, लेकिन उसके मन में गुस्सा भर जाता है आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन के लिए, और वो उससे बदला लेने के लिए अपनी किसी भी हद तक जा सकता था। वहां से निकलकर आर्थर अपने पिता के पास में मिलने जाता है जिनका नाम होता है टॉम कैरी, और तब वो उनसे कहता है कि आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तब वहां पर टॉम कहते हैं कि बेटा वो तुम्हारी माँ है और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे सुबह के सूरज के साथ में मिलने जरूर आएगी। और उसके बाद में वो दोनों बातें करते करते एक बार में पहुंच जाते हैं जहां पर थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होती है। वहां पर आर्थर अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ी बहुत पिक्स भी क्लिक करवाता है और वहां से निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अंटार्कटिक ओशन पर, जहां पर हमें दिखाए जाते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर, जिसमें से एक का नाम होता है ऑर्म और दूसरे का नाम होता है नेरियस। ये दोनों ही अपने अपने किंगडम के राजा होते हैं और वो आपस में एक मीटिंग करते हैं। वहां पर ऑर्म ये बताता है कि इंसान जो कि हमसे ऊपर रहते हैं जमीन पर, उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं, पानी में जहरीली गैस डाल देते हैं, नशीले पदार्थ डाल देते हैं और यहाँ पर इतनी गंदगी मचा रखी है कि जिनसे हमारी मछलियां मर रही है। और नेरियस से कहता है कि अगर हमने उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू नहीं किए तब एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी पूरी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। तब वहां पर नेरियस जो कि ज़ेबल किंगडम से होता है कि तुम अकेले ही जंग का आगाज नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें 4 किंगडम्स की परमिशन होने की जरूरत है। और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 7 किंगडम्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल है किंगडम ऑफ द एटलांटिस, किंगडम ऑफ द ज़ेबल, किंगडम ऑफ द ट्रेंच, किंगडम ऑफ द फिशरमैन, किंगडम ऑफ द ब्राइन, किंगडम ऑफ द डेजर्टर, और या फिर कह सकते हैं द मिसिंग किंगडम। और लास्ट में आता है किंगडम द बियॉन्ड सी, जिसे हम द लॉस्ट किंगडम भी कह सकते हैं। टोटल 7 किंगडम्स में से अगर कोई 4 किंगडम साथ में मिल जाएं तो वो अग्रसर हो सकते हैं लड़ाई के लिए, यानी कि उनके पास में पावर होती है कि वो इंसानी जाति के ऊपर हमला कर सके। मगर नेरियस ऑर्म की बातों से सहमत नहीं होता। वो उससे कहता है कि अगर कुछ इंसान बुरे हैं तो कुछ इंसान अच्छे भी हैं, जो कि हम मछलियों का फायदा चाहते हैं। और जब उन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी वहां पर एक रशियन सबमरीन से हमला हो जाता है। वहां पर बड़े बड़े मिसाइल्स के साथ में उन सभी को जान से मारने की कोशिश की जाती है और फाइनली ऑर्म और नेरियस को गुस्सा आ जाता है। ऑर्म जिसके सैनिक होते हैं शार्क पर सवार, और वहीं नेरियस जिसके सैनिक सवार होते हैं सी हॉर्सेस पर। वो सभी उस सबमरीन के हमले से बचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी ऑर्म पहुंच जाता है अपने ट्राइडेंट के साथ में उस पूरे के पूरे सबमरीन को खत्म करने के लिए। और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब सबमरीन पानी में गिर जाती है और इस हादसे को देखने के बाद में नेरियस का शक अब यकीन में बदल जाता है और वो फाइनली ऑर्म के साथ में मिल जाता है और अपनी टीम को उसे सौंपने का वादा कर देता है। और वो कहता है कि आज से तुम्हारी जंग मेरी जंग भी होगी। उसी रात ऑर्म के कुछ सैनिक मिलकर पहुंचते हैं डेविड के पास में और उससे कुछ सोने के अशर्फिया देते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो जो सबमरीन जिसका हमला हुआ था उन दोनों के दोनों किंगडम्स पर, वो एक साजिश थी ऑर्म की। मगर उसके बदले में डेविड वो पैसा लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे तुम्ही में से किसी की तलाश है जिसका नाम है एक्वामैन। उसने मेरे पिता को मारा है और मैं अब उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। आर्थर अपने पिता के साथ में घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि समुद्र की लहरें काफी ऊंची ऊंची उठ रही है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब समुद्र की लहरें काफी बड़ा रूप ले लेती है और वो उन्हीं के ऊपर आकर गिरने लगती है। उसकी वजह से वहां पर आसपास मौजूद सभी झोंपड़े, सभी घर उड़ जाते हैं, सभी टूट जाते हैं और साथ ही जिस कार के अंदर आर्थर और उसके पिता टॉम बैठे होते हैं वो कार भी पानी के अंदर गिर जाती है। लेकिन आर्थर अपनी शक्तियों के साथ में अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, मगर पानी की लहरें इतनी तेज होती है कि वो अपने पिता तक पहुंच भी नहीं पाता। और तभी वहां पर एक चमत्कार होता है, वहां पहुंच जाती है इस कहानी की एक लीड हीरोइन जिसका नाम है मैरा, और वो वहां पहुंचकर अपनी शक्तियों के साथ में उसके पिता को बचा लेती है। आर्थर उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तब मैरा कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम अटलांटिस के वारिस हो और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब वहां पर आर्थर उसे आने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा मैं अब उनके पास में नहीं आना चाहता। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि रात को आई बाढ़ की वजह से काफी सारे घर टूट गए, साथ ही समुद्रों के अंदर जो भी गंदगी भरी पड़ी थी वो अब जमीन पर आने लगी है। कुछ लोगों का तो ये मानना था कि समुद्र के प्राणी अब हमसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ये समझते थे कि वो तो बस एक नॉर्मल सा अर्थक्वेक था। मेरा आर्थर से पूछती है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से
तुम अटलांटिस वापस नहीं लौटना चाहते क्योंकि तुम वहां के राजा हो, और अगर तुम समय रहते वहां तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारा सौतेला भाई जिसका नाम है ऑर्म, वो इस इंसानी जाति पर अपना कहर बरसाता रहेगा। उसने जंग का आगाज कर दिया है और उसे रोकने के लिए तुम्हें गद्दी पर बैठना ही पड़ेगा। और तभी आर्थर उसे लेकर जाता है अपने फ्लैशबैक में। जब आर्थर 13 साल का था तो उसे लड़ाई का प्रशिक्षण देने के लिए अटलांटिस की क्वीन यानी कि एटलाना ने अपने एक खास सैनिक को भेजा था जिसका नाम होता है वेल्को। वो उसे रोज लड़ने की नई नई कलाएं सिखाता, उसके अंदर युद्ध कौशल भरने के लिए उसे तैयार करता है। तब आर्थर वेल्को से पूछता है कि आखिर वो मोमेंट कब आएगा जब तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओगे। तब वेल्को बताता है कि जिस मोमेंट पर तुम अपने आप को तैयार कर लोगे, एक योद्धा बन जाओगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा। वेल्को उसे पानी में छलांग लगाने के लिए कहता है और कहता है कि अब तुम्हें तैरना सीखना होगा। तब वहां पर आर्थर कहता है कि मुझे तो तैरना आता है, मुझे तैरना सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब वहां पर वेल्को कहता है कि उसे तैरना नहीं कहते, और वो आर्थर के साथ एक ऊंचाई से पानी में कूद जाता है और वो पानी के तले तक पहुंच जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उस मोमेंट तक आर्थर को पता ही नहीं था कि वो पानी के अंदर बात भी कर सकता है। तब वेल्को बताता है कि एक अटलांटियन होने के साथ साथ हमें काफी सारी शक्तियां भी मिलती है। हम पानी में बात कर सकते हैं, हमारे अंदर भरपूर शक्ति होती है, हम काफी तेज गति से पानी में तैर सकते हैं, और इसी के साथ अगर पानी में अंधेरा हो तो हमारी आंखें पानी में रोशनी देने का काम करती है। और वहां से हमें ये पूरी मूवी अटलांटियंस की नजरों से दिखाई जाती है। कहानी वापस से अपनी मेन टाइमलाइन में आती है जहां पर मेरा आर्थर को अटलांटिस शहर के अंदर लेकर जाती है। वहां पर भी हमारी तरह ही ट्रैफिक रूल्स होते हैं। तब वहां पर आर्थर कहता है कि तो पानी है, तुम तो ऊपर से भी निकल सकते हो। लेकिन तब वहां पर मेरा बताती है कि ऊपर मौजूद हाइड्रा कैनन से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर हम उन सभी को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जान खतरे में होगी। और वहां से दोनों मिलने के लिए पहुंच जाते हैं एक शिप में। तब आर्थर पूछता है कि आखिर बाकी सभी लोग पानी में क्यों नहीं सांस ले सकते। तब वहां पर वेल्को बताता है कि सिर्फ शाही खून ही जमीन और पानी पर सांस ले सकता है, बाकी और किसी में भी ये ताकत नहीं। आर्थर कहता है कि मुझे यहाँ पर बुलाने का क्या रीजन है। तब वहां पर वेल्को आर्थर को कहता है कि हमारी इस जगह पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। यहाँ का राजा जिसका नाम है ऑर्म, उसने नीरियस के साथ में समझौता कर लिया है और वो दोनों मिलकर बाकी और 2 किंगडम्स को अपने साथ में मिलाने वाले हैं। और अगर उन चारों की एकजुटता हुई तो इस पूरी दुनिया को कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास में एक शॉर्टकट है। अगर तुम इस ट्राइडेंट को ढूंढ लो जिसके अंदर काफी सारी ताकतें हैं, तो तुम बिना किसी सवाल जवाब के समुद्र के राजा कहला दिए जाओगे। तब वहां पर आर्थर कहता है कि मेरे पास में ऑलरेडी एक है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। तब वहां पर वेल्को बताता है कि वो नहीं, ये ट्राइडेंट है किंग एटलन का। आज से हजारों साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग एटलन, और साथ ही उनके साथ में उनके 7 साथी भी थे। एक महान किंग होने के साथ साथ वो अटलांटिस के सबसे पहले दावेदार भी थे जिनके पास में एक ट्राइडेंट था जो कि बना था पोसाइडन के लोहे से। उस ट्राइडेंट में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी जाति प्रजाति को एक नए दौर में पहुंचा सकती थी। आज से हजारों साल पहले अटलांटिस काफी हरा भरा था। वो एक तकनीकी दौर हुआ करता था जहां पर लोग काफी उन्नत थे और साथ ही बहुत खुश भी, मगर आगे बढ़ने की चाहत ने उन्हें अंधा कर दिया। और एक बार जब वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से खराब हो गया और जिस ताकत को वो पाना चाहते थे उस ताकत ने उनका विनाश कर दिया। वो पूरा का पूरा अटलांटिस शहर पानी के नीचे दब गया। उस पानी का बहाव इतना तेज था कि हजारों साल पहले पूरी दुनिया उस पानी में समा गई, जिसके अंदर उनके 6 साथी भी थे और साथ ही उन सभी का किंगडम भी उसमें समा गया। मगर समय आगे चलता गया और जिस विनाश की वजह से हम सब खत्म हुए थे, उस विनाश ने ही हमें पानी में सांस लेने का एक नया चमत्कार दिया। हम सभी के अंदर कुछ अनोखी अनोखी शक्तियां आ गई। एटलांटियंस जो कि अटलांटिक में रहा करते थे, उन्होंने वैसे तो अपना शरीर इंसानी रूप में पा लिया, मगर बाकी सभी इसके अंदर कामयाब न हो पाए। किंगडम ऑफ ज़ेबल जिनके बाल लाल होते हैं, फिशरमैन जो कि कुछ जलपरियों की तरह दिखा करते हैं, किंगडम ऑफ ब्राइन और ट्रेंच तो बिल्कुल दानवों की तरह लगते हैं, किंगडम ऑफ डेजर्टर जो कि अब हमसे अलग हो चुका था मगर वहां का पानी सूख गया जिसकी वजह से वहां पर अब रेत ही रेत आ गई, और एक लॉस्ट किंगडम जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। कुछ ही समय पहले हमारे पुरातत्व विभाग को एक छोटा सा उपकरण मिला। ये उपकरण हो ना हो मगर लगता है कि ये उसी किंगडम ऑफ डेजर्टर से आया है जहां पर किंग ऑफ एटलन का वो ट्राइडेंट बना था जिसके अंदर अपार शक्ति भरी है। और मुझे लगता है कि अगर इस उपकरण को तुम किंगडम ऑफ डेजर्टर में लेके जाओगे तो वहां पर तुम्हें किंग एटलन के कुछ न कुछ राज जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब ये ट्राइडेंट खो चुका है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। ये बातें अब जैसे किस्से कहानियों
कहानियों की लगा करती है, मगर ये झूठ नहीं, ये सच है और बस जरूरत है तुम्हें इसे ढूंढने की। उनके बीच में ये बातें चली रही होती है, लेकिन वहां पर हमला हो जाता है वहीं के कुछ सैनिकों का। पहले तो वहां पर व्हाइट सोल्जर्स आते हैं जो कि एक एक करके आर्थर पर हमला करने लगते हैं, मगर आर्थर की शक्ति इतनी थी कि वो सभी उसके सामने टिक नहीं पाए। और उसके बाद में वहां पर आ जाते हैं रेड सोल्जर्स जो कि ट्रेंड किए गए थे स्पेशली फाइटिंग के लिए। मगर आर्थर भी कुछ कम नहीं था, वो भी उन सभी का जमकर मुकाबला करता है और वहीं हमें दिखाई जाती है एक आइकॉनिक फाइट आर्थर और साथ ही रेड सोल्जर्स के बीच में। मगर इस लड़ाई में उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से आर्थर वहां पर हार जाता है और उसे बंदी बनाकर पेश किया जाता है किंग ऑर्म के सामने। वो आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम मेरी माँ के सौतेले बेटे हो और मैंने तुम्हारे काफी किस्से कहानियां सुनी कि तुम जमीन पर लोगों की मदद करते हो, मगर यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम हमारी लोगों से हार गए, तो मेरा सामना क्या करोगे। तब वहां पर आर्थर को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस एक बार मेरे हाथ खोल दे और फिर देख मैं तेरा क्या बैंड बजाता हूँ। ये बात सुनकर ऑर्म उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और वो उसे कहता है कि हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, हम अखाड़े में लड़ेंगे। और उसके बाद में एक अखाड़ा तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मैरा ऑर्म से बात कर रही होती है और वो उसे समझाती है कि आखिर तुम इंसानों के पीछे क्यों पड़े हो, तुम क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और ये तुम्हारा भाई है आर्थर जो कि अपनी माँ से काफी टाइम पहले ही बिछड़ चुका था, उसके पास में प्यार की कमी है, तुम क्यों आखिर उससे लड़ना चाहते हो, वो तुम्हारे सामने नहीं जीत पाएगा। तब वहां पर ऑर्म कहता है कि तुम मेरी रानी बनने वाली हो और वो उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट में देता है और वो ये भी बताता है कि अगर मैं यहाँ का राजा बन गया तो मैं तुम्हें यहाँ की रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे ऊपर किसी भी खतरे को आने नहीं दूंगा, मैं इस राजगद्दी का असली वारिस हूँ और मैं अपना हक पाकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो वहां से लड़ाई की ओर निकल जाता है और अपने लोगों के सामने अपना बखान करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि हाफ ब्रीड है, आधा जमीनी और आधा पानी का, वो यहाँ पर आया है मेरा मुकाबला करने के लिए, मुझसे मेरा तख्त छीनने के लिए, क्या वो जीत पाएगा। तब वहां पर सभी लोग चिल्लाते हैं, वो उसका हौसला बढ़ाते हैं, मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है एक्वामैन और फिर शुरू होती है इस कहानी की सबसे शानदार फाइट। इस फाइट के CGI, इस फाइट के VFX और साथ ही इस मूवी को जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, लिटरली गाइस ये सब कुछ एक काबिले तारीफ था। MCU की एंड गेम और साथ ही इन्फिनिटी वॉर के बाद में अगर मुझे किसी मूवी के CGI और VFX और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी की मूवी के पसंद आए हो तो वो DC की एक्वामैन है और इसी वजह से ये DC की मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी भी है। ऑर्म के पास में होता है उसके पिता का ट्राइडेंट और वहीं आर्थर के पास में होता है उसकी माँ का ट्राइडेंट, मगर पानी में फाइट होने की वजह से वहां पर ऑर्म का अपर हैंड होता है और वो भारी पड़ने लगता है आर्थर पर। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो वार कर करके उसका ट्राइडेंट तोड़ देता है। आर्थर बिल्कुल टूट सा जाता है क्योंकि उसे वो ट्राइडेंट उसकी माँ ने दिया था और वो हार स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही ऑर्म उसे मारने वाला होता है, लेकिन वहां पर पहुंच जाती है मैरा आर्थर की जान बचाने के लिए और वो आर्थर को वहां से निकाल कर ले जाती है। वहां से दोनों डेजर्टर किंगडम की तलाश में निकलते हैं और फाइनली वो मोमेंट आता है जब काफी ढूंढने के बाद में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो हथियार खाना हुआ करता था, जहां पर सारे के सारे हथियार बनाए जाते थे। मगर जब वो उस इक्विपमेंट को उसकी मशीन में फिट करते हैं तो वो इक्विपमेंट चालू ही नहीं होता। तब वहां पर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। आर्थर कहता है कि हजारों साल पुरानी मशीन है, तब तक तो ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ था, अब अगर पानी नहीं है तो ये शुरू कहां से होगा। और तभी वहां पर मैरा को एक आइडिया आता है और वो उसके सर का पसीना लेकर एक बूंद उस मशीन के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से वो पूरी मशीन वहां से एक्टिवेट हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है किंग एटलन का एक होलोग्राफिक मैसेज और वो बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले जब मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उस ट्राइडेंट का यूज किया तो पूरी की पूरी प्रजाति पानी में समा गई। इस बात से अपने आप को सजा देने के लिए मैंने एक अकेले और शांतपन की जिंदगी चुनी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। इस ट्राइडेंट में इतनी शक्ति है कि अगर ये किसी के पास में आ गया तो वो पूरे समुद्र पर राज करेगा और अगर ये किसी गलत हाथों में लग जाता तो वो काफी विनाश भी कर सकता था। इसी वजह से मैंने उसे एक ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां पर कोई भी उसका पता ना लगा सके, मगर जब मेरा सच्चा वारिस आएगा तो वही उसे निकाल पाएगा। और उसके लिए मेरे पास में एक छोटा सा क्लू भी है और उसका होलोग्राफिक वहां से गायब हो जाता है और वहां से निकल कर आती है एक छोटी सी बोतल। उस बोतल के अंदर उन्हें मिलते हैं आगे के कोऑर्डिनेट्स, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उन्हें दुनिया के अंतिम छोर पर जाना है। वहां पर जाकर एक उथल पुथल बोतल वहां का रास्ता दिखाएगी जहां पर वो ट्राइडेंट मौजूद है और वहां से दोनों निकल पड़ते हैं अपनी एक नई जर्नी के लिए। वहां से वो दोनों पहुंच जाते हैं सिसिली, इटली में। इटली जो कि एक बहुत ही शानदार सिटी होती है, रंग बिरंगा शहर जहां पर है काफी सारी खुशियां और साथ ही हमें वहां पर दिखाई जाती है एक न्यू लव स्टोरी जो कि क्रिएट हो रही होती है आर्थर कैरी और साथ ही मैरा के बीच में। वहीं दूसरी ओर ऑर्म और साथ ही नेरियस मिलकर पहुंच जाते हैं किंगडम ऑफ फिशरमैन में, जहां पर फिशरमैन उनके सामने होता है
और ऑर्म उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, मगर उसकी टीम में शामिल होने से फिशरमैन मना कर देता है। इस बात से ऑर्म काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने ट्राइडेंट से उसकी जान ले लेता है। अब जब वहां का राजा ही नहीं रहता तो वहां की उसकी बेटी जो कि अब प्रिंसेस बनने वाली है, वो उसे एक हुक्म देता है, तुम्हारी फौज को तैयार करो ताकि वो मेरे साथ में किंगडम ऑफ ब्राइन में जा सके, क्योंकि हमें ब्राइन को भी अपनी ओर मिलाना है। वहीं ऑर्म के कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं डेविड के पास में और उसे अपना साथ देने के लिए कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स देते हैं। वो डेविड को बताते हैं कि ये इक्विपमेंट्स हमारी आने वाली सेना के लिए बनाए गए थे, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। उन इक्विपमेंट्स के साथ में डेविड अब अपना बदला पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो उसे बिल्कुल अपने तरीके से बनाता है। उस पूरी ड्रेस को ब्लैक कर देता है, उसके अंदर काफी सारे ब्लास्टर्स जोड़ देता है और साथ ही उसे नाम देता है ब्लैक मैंटा। वहीं इटली में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और साथ ही मैरा को उस बोतल से पता लग चुका था उस लोकेशन का जहां पर वो ट्राइडेंट मौजूद है, मगर उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है ब्लैक मैंटा काफी सारे रेड सोल्जर्स के साथ में और हमला करने लगता है आर्थर पर। आर्थर मैरा का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ब्लास्ट उसके हाथ पर पड़ता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये कोई आम हथियार नहीं, ये वो हथियार हैं जो कि अटलांटिस से आए हुए हैं। और फिर शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा दूसरा आइकॉनिक सीन, जहां पर सारे के सारे रेड सोल्जर्स पीछे पड़े होते हैं मैरा के, और साथ ही आर्थर को जान से मारना चाहता था ब्लैक मैंटा, क्योंकि आर्थर ने उसके पिता की जान नहीं बचाई थी और उसका बदला लेने के लिए आर्थर उसे बहुत मारता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ब्लैक मैंटा अपनी पूरी ब्लास्टर्स के साथ में उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ चैन के गुंबद को पकड़कर एक्वामैन उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से उसका ब्लास्टर उसके मुंह पर ही फट जाता है और वो उस चट्टान से नीचे गिर जाता है। वहीं से मौका पाकर मैरा और आर्थर उसकी नजरों से बचकर वहां से निकल जाते हैं और उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहां पर किंग ऑफ एटलन का ट्राइडेंट छुपा था। मगर रास्ते में जाते जाते उन पर कुछ अजीब ही जीव हमला कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता जाता है किंगडम ऑफ ट्रेंच की ओर। ट्रेंच जहाँ के जानवर काफी ज्यादा खूंखार है, वो इतनी गहराई में रहते हैं कि वो रोशनी का सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए वहां पर आर्थर अपना दिमाग का यूज करते हुए वहां पर कुछ रोशनियां अपने साथ में ले लेता है और जैसे जैसे वो उनके पीछे पड़ने लगते हैं वो उस रोशनी का यूज करते हुए उन सभी को हराने लगता है। लेकिन जब उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाती तो उनके पास में पानी के अंदर जंप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता और इसी के साथ में मैरा और आर्थर उस रोशनी के साथ में पानी में कूद जाते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेंच के जीव 5 या 10 नहीं, हजारों लाखों की तादाद में थे उनके पीछे। वहां से आर्थर और मैरा अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, मगर ट्रेंच के जीव उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूर आर्थर को एक पोर्टल खुलता नजर आता है जहां पर काफी ज्यादा रोशनी होती है, ऐसा लगता है मानो जैसे कि पानी के अंदर कोई बवंडर हो। और तब मैरा और आर्थर उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और तब वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जो कि होता है द लॉस्ट किंगडम, यानी कि बियॉन्ड द सी। और वहीं पर आर्थर की मुलाकात होती है अपनी माँ से। वो जब अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। वो अपनी माँ को अपने गले से लगा लेता है। तब वो उससे पूछता है आखिर आप जिंदा कैसे बची, क्योंकि जब मुझे वेल्को ने बताया कि आपको ट्रेंच के हवाले कर दिया गया था, उन लोगों ने आपकी बलि दे दी थी, तो मुझे लगा कि अब आप इस दुनिया में नहीं है, मगर आप तो जिंदा है। तब वहां पर उसकी माँ एटलाना उसे बताती है कि जब मैं तुम्हें छोड़कर एटलांटिस वापस गई थी तब मेरा रिश्ता एटलांटिस के ही एक राजा जिसका नाम था ऑर्बेस, उसके साथ में तय कर दिया गया। फिर हम दोनों का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया ऑर्म। हमने काफी वक्त साथ गुजारा, लेकिन ऑर्बेस को यह पता चल चुका था कि धरती पर मेरी एक औलाद और है जिसका नाम है आर्थर कैरी। और जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे सजा देने के लिए ट्रेंच को बलि चढ़ा दिया। मुझे उन जीवों के पास में ले जाया गया, लेकिन मुझे भी वहां पर वही पोर्टल दिखाई दिया जिससे तुम आज यहाँ पर आए हो, और उस पोर्टल की मदद से मैं इस लॉस्ट किंगडम में आप पहुंची। तो आर्थर कहता है कि मेरे पिता टॉम आपका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आप वापस क्यों नहीं आई। तब वहां पर एटलाना बताती है कि मैंने वापस आने की काफी कोशिश की, मगर जिस पोर्टल से तुम यहाँ पर आए हो उस पोर्टल से वापस जाना मुश्किल था, और अगर ये चीज मुमकिन हो सकती है तो वो सिर्फ एक चीज से, जिसका नाम है द ट्राइडेंट ऑफ एटलन। अगर वो तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे पास में काफी सारी जादुई शक्तियां होगी जिससे कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो, और उसका रास्ता इस झरने के पीछे है। और आर्थर तैयार हो जाता है उस झरने के पीछे जाने के लिए, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसका सामना होता है कैरेथिन से। वो उसे मारने लगता है, पीटने लगता है, उठा उठा कर पटकने लगता है। तब वहां पर आर्थर अपने हाथ से उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी माँ को यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ।
तब वहां पर कैरेथिन कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? ये काम सिर्फ और सिर्फ किंग एटलन ही किया कर सकते थे, और आज मैं यहाँ पर हूँ उनके ट्राइडेंट को बचाने के लिए। काफी सारे सूरमाओं ने ट्राई किया, काफी सारे दमदार लोगों ने ट्राई किया मुझसे उस ट्राइडेंट को चुराने का, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ। मगर तुम ही ऐसे पहले शख्स हो जिसने आकर मुझसे बात की है। मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। मगर उनसे ये ट्राइडेंट लेना इतना आसान नहीं है। उनके हाथ की ग्रिप इतनी मजबूत है कि आज तक कोई भी उनके हाथों से इस ट्राइडेंट को खींच नहीं पाया। अब क्योंकि आर्थर एक एटलांटियन था और उसके मन में जुनून था कि उसे अपनी माँ को और साथ ही इस पूरे एटलांटिस और इंसानी जाति को बचाना था, तो वो अपने एक ही हाथ से उस ट्राइडेंट को खींच लेता है। ट्राइडेंट की सारी शक्तियां और उसके साथ में इस समुद्र में जितने भी जीव होते हैं वो सभी के माइंड से कनेक्ट हो जाता है। उसके पास में ये पावर आ जाती है कि अब वो इस पानी में किसी भी जीव से अपनी कनेक्टिविटी बिठा सकता था। और फिर दिखाया जाता है इस कहानी का एक और शानदार सीन, जहां पर एक्वामैन अपने पूरे कॉस्ट्यूम के साथ में अपनी माँ के सामने आता है और वो तैयार होता है अब इस जंग को जीतने के लिए। वो तैयार होता है अब अपनी राज गद्दी पर अपना हक जताने के लिए। वहीं दूसरी ओर किंगडम ऑफ एटलांटिस, किंगडम ऑफ ज़ेबल और साथ ही किंगडम ऑफ फिशरमैन तीनों मिलकर पहुंचते हैं किंगडम ऑफ ब्राइन के राजा के पास में। वो उससे बात करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, और अगर हम चारों साथ हो गए तो हम इंसानी जाति के ऊपर अपना कहर बरसा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक हम लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना हक जताया है। अगर हम साथ मिल गए तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन तब वहां पर ब्रायन उसकी बातों को सुनकर मना कर देता है, और जैसे ही ब्रायन उसे मना करता है तो ऑर्म को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे गालियां देता है और वो उसे जान से मार देने की धमकी देता है, और वो जैसे ही अपना ट्राइडेंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ाता है, इस बात से ब्रायन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी की पूरी फौज को बुला लेता है। और फिर शुरू होती है किंगडम ऑफ ब्रायन और साथ ही बाकी 3 किंगडम्स के बीच में एक जबरदस्त फाइट। पानी के सभी जीव आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, वो एक को भी नहीं छोड़ते हैं। मगर उसी लड़ाई को रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है हमारा हीरो यानी कि एक्वामैन उस कैरेथिन के साथ में। कैरेथिन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो समुद्र को फाड़कर लावा में से निकलता है और वो एक एक करके बाकी सभी तीनों किंगडम्स पर भारी पड़ने लगता है। उसका जज्बा, उसका जुनून देखकर बाकी सभी किंगडम्स पीछे हट जाते हैं। और तभी किंगडम ऑफ ज़ेबल का किंग, जिसका नाम होता है नेरियस, जो कि मैरा का पिता भी होता है, वो कहता है कि जिसके पास में ट्राइडेंट है जीत भी उसी की होगी, राजगद्दी भी उसी की होगी, इसलिए हमें उसका हुक्म मानना ही होगा। और अगर वो चाहता है कि ये जंग यहीं रुक जाए तो हमें इस जंग को यहीं पर रोक देना चाहिए। मगर ऑर्म उसके खिलाफ होता है और वो उसे अगेन चुनौती देता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम तो तुम हार गए थे, क्या तुम इस बार भी हारना चाहते हो? तब मेरा आर्थर के पास में आती है और उससे कहती है कि जब तक पानी में लड़ाई होगी हमेशा ऑर्म तुमसे जीतेगा। अगर तुम उससे जीतना चाहते हो तो उसे जमीनी सरफेस पे ले आओ जहां पर तुम उस पर भारी पड़ोगे। वहां से आर्थर और ऑर्म पहुंच जाते हैं पानी की सतह पर मौजूद एक सबमरीन के ऊपर, और फिर शुरू होती है दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट। और जब पूरी मूवी ही मेरी फेवरेट है तो इस लड़ाई के बारे में मैं आपसे क्या ही बोलूं। दोनों की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और साथ ही दोनों की सुपर फास्टनेस एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने लगती है। मगर एक्वामैन भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपने दाव पेच उसके सामने रखता है। तब वहां पर ऑर्म कहता है कि हार मान जाओ आर्थर, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और फिर दिखाया जाता है आर्थर का वो मास्टर मूव जिसे कि सिखाया होता है वैल्को ने उसे उसके बचपन में। वो अपने ट्राइडेंट को बहुत ही स्पीड में घुमाने लगता है और उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन वो बार बार उसमें असफल हो जाता है। वो उसका सामना कर ही नहीं पाता और एक मोमेंट ऐसा आता है जब आर्थर उसकी जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है उन दोनों की माँ यानी कि क्वीन ऑफ अटलाना, और वो उन्हें लड़ता देखकर उन्हें वहां से रोक देती है। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर ऑर्म की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उस लड़ाई को वहीं पर रोक देता है। इसी के साथ आर्थर ये ऐलान करता है कि अब वो है हकदार और वो इस राजगद्दी का असली मालिक एक्वामैन। वहां से अटलाना टॉम से मिलने के लिए पहुंच जाती है और ये वही सुबह का सूरज होता है जिसका टॉम ने बरसों से इंतजार किया होता है, और फाइनली दोनों एक हो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड यानी कि ब्लैक मैंटा, और वो फिर से तैयार होता है अपने पिता की मौत का बदला लेने का। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपसे इस मूवी की शुरुआत में कही गई बात को एक बार रिपीट करना चाहूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके प्लीज मेरे 1K फॉलोअर्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिएगा। इसके बाद में मैं DCEO का अगला पार्ट यानी कि शज़ैम आपके सामने जल्दी ही लाऊंगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।